पहले अपनी मंशूर कमेटी का आगाज़ किया। इसी तरह मुस्लिम लीग नून पहली जमात है जिसके पार्लिमानी बोर्ड ने उम्मीदवारों के चुनाव के लिए अपना काम शुरू किया है और हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि बेहतरीन उम्मीदवारों का चुनाव करके उन्हें इंतखाबात में टिकट जारी किए जाएंगे ताकि 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून भरपूर कामयाबी हासिल करे। पाकिस्तान को इस वक्त जो चैलेंजेस हैं उनका हल एक मजबूत मुस्तहकम मुंतखब हुकूमत में है और मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास तरक्की के लिए और मईशत को दुरुस्त करने के लिए सलाहियत भी है, टीम भी है। 2013 से 18 का 5 साल का हमारा अरसा इस बात का गवाह है कि हमने वो काम भी किए जिन्हें लोग नामुमकिन कहते थे। 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे 4 सालों में लगाकर दिखाए, जबकि 67 सालों में 18,000 मेगावाट बिजली लगी थी। इसी तरह दहशत गर्दी जो कि नामुमकिन लगती थी ख़त्म होगी, उसको ख़त्म किया। कराची के अंदर अमन कायम किया। सी पैक जैसे मंसूबे के तहत 3 सालों में हमने 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में ला के पाकिस्तान को टेक ऑफ पोजीशन पे खड़ा किया, जिसको कि 2018 में अनाड़ी और नालायक इमरान को मुसल्लत करके क्रैश कर दिया गया। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम फिर अपने तरक्की के सफ़र को वहीं से शुरू करें जहां से इसे 2018 में पाकिस्तानी कौम से छीना गया था। हमें बड़ी ये देखकर खुशी हुई कि मुस्लिम लीग नून को जिन उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी हैं उसमें मुख्तलिफ तबकों के लोग शामिल हैं और ख़ास तौर पे नौजवान एप्लीकेंट्स जो हैं उनके अंदर भी जो जोश है मुस्लिम लीग नून के साथ और अपनी क़यादत के साथ वो बेमिसाल है, जो इस बात का सबूत है कि इस वक्त कौम की निगाहें और उम्मीदें मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ और जमात के साथ वाबस्ता हैं। मंडे को 4 तारीख को हम पिंडी डिवीज़न का जायज़ा लेंगे और ट्यूसडे को 5 दिसंबर को हज़ारा और मालाकंड डिवीज़न खैबर पख्तूनख्वा से उनके उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ होंगे और 6 तारीख को बलूचिस्तान के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ होंगे और इसके बाद हमारा जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू होगा, जिसमें 8 तारीख को बहावलपुर, 9 को मुल्तान, 11 को साहिवाल डिवीज़न, 12 को फैसलाबाद डिवीज़न, 13 को गुजरांवाला डिवीज़न, 14 को लाहौर डिवीज़न और फिर 15 को लाहौर शहर, 16 को सूबा सिंध, 18 को इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और 19 दिसंबर को जो खैबर पख्तूनख्वा के बकाया डिवीज़न्स हैं उनके इंटरव्यूज़ होंगे। तो ये एक बड़ा मरहलावार प्रोग्राम है जिसमें हमारी कोशिश है मेरिट के ऊपर उन उम्मीदवारों का चुनाव करें जिनकी पार्टी के साथ वाबस्तगी भी मजबूत हो, जिनके अंदर मुल्क और कौम और आवाम की खिदमत करने की सलाहियत भी बेहतरीन हो और वो इंतखाबी मरहले में कामयाब भी हो सकें। इंशाअल्लाह ताला इस पूरे अमल के बाद पूरी कौम देखेगी कि मुस्लिम लीग नून एक ऐसी टीम के साथ इंतखाबी अमल में उतरेगी जो उसे एक तारीखी कामयाबी इंशाअल्लाह दिलवाएंगे। दानियाल अजीज साहब ने जो बयान दिए आप पे कड़ी तनकीद उन्होंने की, उन्होंने कहा 16 माह के अंदर जो मुश्किलात पेश है पीडीएम हुकूमत में आपका किरदार कलीदी था उस हवाले से, तो ऐसी क्या आपके साथ कोई चपकलिश थी, उनकी नाराज़गी थी जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा गोलाबारी की आप पर? मैं नहीं जानता, मुझे अफसोस हुआ है। मैंने कल भी कहा है कि मैं उनका एहतराम करता हूं और इस तरह का बयान उन्होंने क्यों दिया है इसका तो वही जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो इल्ज़ामात उन्होंने मुझ पे लगाए हैं ये तो अगर आप एक हाई स्कूल के तालिब इल्म से भी पूछें कि जिन मौज़ूआत और जिन चीज़ों की ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है क्या वज़ीर मनसूबाबंदी से उनका ताल्लुक़ है, तो एक हाई स्कूल का बच्चा भी बता देगा कि दूर दूर तक मेरा उन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
लगता है कि कोई उनकी अपनी ذاتی بات ہے، یا پھر یہ ہے کہ نام میرا لے کے کسی اور کو سنانا چاہتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ بلاول بھٹو کی زبان کیوں بول رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی. لیکن دکھ ہوا ہے، وہ ایک پرانے سیاستدان ہیں اور ان سے توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کہ غیر ذمہ دارانہ بیان بازی کریں گے جس سے کہ پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہو. جی احسن صاحب اور رانا صاحب دونوں سے میرا آپ کا کویشچن ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کافی دنوں سے گولہ باری ہو رہی ہے مسلم لیگ نون پر، بہت سارے اعتراضات وہ کر رہے ہیں، لیکن ایک جو بات بار بار وہ ریپیٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہ مسلم لیگ نون 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتی ہے. کل بھی انہوں نے یہ بات کی ہے، تو یہ کیا ان کا صرف سیاسی بیان ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے یا کوئی ایسی پلاننگ ہے؟ اس میں ایڈ کر لیں کہ بلاول صاحب کا ابھی سامنے آیا ہے کہ میاں صاحب کس بیانیے پہ جو ہے وہ پنجاب الیکشن لڑیں گے. ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو ختم ہو گیا، پنجاب کے عوام ان کا ٹماٹر اور انڈوں سے استقبال کریں گے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں پی ایم ایل این کا مخالف ووٹ جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو سیاسی طور پہ وہ ہمارے خلاف بات کر کے ہی ہمارا مخالف ووٹر جو ہے اس کو اٹریکٹ کر سکتی ہے. لیکن ہم یہ خیال کرتے ہیں اور ہماری یہ سوچ ہے کہ وہ اوئے توئے کا کلچر، وہ مخالفوں کو جو ہے وہ گالیاں دینا اور اپنے لوگوں سے کہنا کہ وہ مخالف سیاستدانوں کو دیکھ کے ان کو گالیاں دیں، اس کلچر نے پچھلے 5 سال پونے 4 سال جب پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے تو پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ الیکشن کے حوالہ سے بات کرتے ہوئے ان جمہوری روایات کو اور ان اقدار کو جو ہے وہ پیش نظر رکھے گی. باقی انہیں بالکل الیکشن پنجاب میں لڑنے کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے اور انہوں نے پی ایم ایل این کے خلاف بات کرنی ہے، پی ایم ایل این کے اوپر تنقید کر کے انہوں نے ووٹ حاصل کرنا ہے، تو اس کی انہیں آزادی ہے، وہ بھرپور طریقے سے وہ کریں اور اپنا زور لگائیں پورا. انہیں حق حاصل ہے کہ وہ پنجاب میں کوشش کریں. میں اس میں ذرا ایڈ کر دوں کہ دیکھیے اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا بیانیہ مسلم لیگ نون کی ترقی کا ایجنڈا اور کارکردگی ہوگی. 2018 میں 2 جماعتیں آزمودہ تھیں اور ایک نسبتاً نئی جماعت تھی، لیکن 2024 میں جب ہم انتخابی عمل میں اتریں گے تو پی ٹی آئی 10 سال خیبر پختونخوا میں لگا چکی ہے، پیپلز پارٹی 15 سال سندھ میں لگا چکی ہے اور مسلم لیگ نون 2008 سے 18 10 سال پنجاب میں لگا چکی ہے، جبکہ اس کے بعد عثمان بزدار کے 5 سالوں سے ہماری کارکردگی پہ گرہن لگانے کی کوشش کی گئی. لیکن اس کے باوجود ان تینوں جماعتوں کو موقع ملا ہے کہ 3 صوبوں کے اندر حکمرانی کریں. مسلم لیگ نون فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ اس نے جو پنجاب کے اندر ترقی کی ہے، اس نے جو لاہور کی شکل نکالی ہے، ویسی شکل وہ پورے پاکستان کے آبادیوں کی نکال سکتی ہے. کیا پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ جو شکل اس نے کراچی کی نکالی ہے ویسی وہ پورے پاکستان کی نکالے گی؟ کیا پی ٹی آئی یہ کہہ سکتی ہے کہ جو شکل انہوں نے پشاور شہر کی بنائی ہے ویسی وہ پاکستان کی بنائیں گے؟ بی آر ٹی کا آپ کے سامنے قصہ ہے کہ کیا انہوں نے کیا ہے. اور جو 18ویں ترمیم ہے اس کے بارے میں 2 ٹوک ہم الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ نہ کوئی ایسی تجویز زیر غور ہے، نہ کوئی ایسی تجویز پہ ہم یقین رکھتے ہیں، بلکہ 18ویں ترمیم ادھوری ہے. مسلم لیگ نون 18ویں ترمیم کو مکمل کرے گی اور وہ یوں ادھوری ہے کہ 18ویں ترمیم کا مقصد اقتدار کو مرکز سے ڈیوالو کر کے عوام تک لے جانا تھا. اس کے پہلے مرحلے میں
मरकज़ से सूबों तक डेवोल्यूशन हुई, लेकिन सूबों से नीचे वो डेवोल्यूशन अभी अधूरी है। तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने मंशूर में भी ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए उस डेवोल्यूशन को, जिसकी सूबों के अंदर ब्रेकें लग गई थीं, उसे नीचे की सतह तक लेके जाएंगे, ताकि पाकिस्तान में मजबूत बल्दियाती इदारों के ज़रिए 2 से 2.5 लाख मज़ीद इलेक्टेड ऑफिसेज निकलें, जिसमें नौजवान शामिल हों, दाखिल हों, उनको जमहूरियत की तरबियत हो, वहाँ से मुल्क को नई क़यादत और नई नर्सरी पैदा हो इस मुस्तकबिल के लिए। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान में 18वीं तरमीम को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है थ्रू स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स। और PMLN जो है, PMLN वाज़े तौर पे ये ऐलान करती है कि 18वीं तरमीम जो है उसमें जो कुछ डिवॉल्व हो गया है उसे फर्दर सूबों से ज़िला की सतह पर और अवामी सतह पे, लोकल बॉडीज़ की सतह पे डिवॉल्व तो किया जा सकता है, लेकिन कोई चीज़ जो है वो रोल बैक करने वाली या जिस तरह का खौफ पीपल्स पार्टी पैदा करके, माहौल पैदा करके वो इलेक्शन स्लोगन बनाना चाहती है, ऐसी कोई बात नहीं। हसन साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आप पर इल्ज़ाम लगाया दानियाल अजीज़ साहब ने, आप बिल्कुल उसके जिम्मेदार। उसको छोड़े, आप उसको क्या पार्टी ने शो का नोटिस दिया है, उसका जब देखिए पाकिस्तान आज जिस तबाहकुन महंगाई का सामना कर रहा है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इमरान नियाज़ी के उन 4 सालों पर है और उस IMF मुआहदे के ऊपर है जो इमरान नियाज़ी जिस पर दस्तखत करके गया। जब ये IMF का मुआहदा हो रहा था, आप कौमी असम्बली की तकारीर उठाकर देखें, हमने अपोजिशन में बैठते हुए उस वक्त कहा था कि ये मुआहदा जिसको सरेंडर कर दिया इन्होंने, अगर इस पर जब अमल करना पड़ेगा तो पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई की लहर आएगी। ये वो चीज़ है जो रिकॉर्ड के ऊपर है। तो आज पाकिस्तान जिस महंगाई का सामना कर रहा है, इसकी ज़िम्मेदारी उस नाअहली के ऊपर है कि जिसने पाकिस्तान की मईशत को 4 साल तबाह किया, जिसने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को ख़त्म कर दिया, जिसने CPEC के मंसूबे को तबाह कर दिया और जिसने IMF से ऐसी शराइत पे मुआहदा किया कि जिनका बराह रास्त असर एक आम आदमी के ऊपर पड़ा। और इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हम इस महंगाई को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें मुल्क की मुआशी बहाली के लिए एक मजबूत, मुस्तहकम और आज़मूदा हुकूमत की ज़रूरत है, जैसे हमने 2013 से 18 के दरमियान महंगाई को ख़त्म कर दिया था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी उम्मीदवार हैं, कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, और पंजाब में काफ़ी हद तक ज़्यादातर जो है 16 कैंडिडेट्स में उम्मीदवार हैं टिकट के, लेकिन उसके एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इलेक्टेबल्स को भी शामिल करी और दीगर जो लोग हैं शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स भी जो है उम्मीदवार हैं। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो लोग जो नाराज़ हो रहे हैं उनकी शमूलियत से, उनको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा? देखें, इलेक्टेबिलिटी जो है वो हर इलेक्शन के लिए एक बुनियादी जो है वो शर्त होती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने कैंडिडेट्स का चुनाव करते वक्त इस बात को लाजमन पेश नज़र रखेगी कि उन लोगों में ये कैपेसिटी हो कि वो लोग जो हैं वो कामयाब हो सकें। जहाँ तक आपने बात की है कि जी आपके लोग नाराज़, ऐसा कोई मामला नहीं है। जहाँ जहाँ पे भी हम किसी इलेक्टेबल को जो है वो शामिल कर रहे हैं, बाकायदा वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न लेवल और हल्का लेवल के ऊपर अपने लोगों से मशावरत करके, अपने लोगों को साथ बैठा के, उनके साथ जो है वो पूरी तरह से कंसेंसस पैदा करके लोगों को शामिल कर रहे हैं। हम किसी ऐसे इलेक्टेबल को शामिल नहीं कर रहे जिसके मतलब पार्टी में कोई रिजल्ट। और मैं इसमें मैं एक वाज़े और कर दूं। देखिए, मुस्लिम लीग नून के पास जिस हलके में अपना मुखलिस नज़रियाती कारकुन मौजूद है जो इलेक्शन जीतने की सलाहियत रखता है, हमारी पहली तरजीह वो कारकुन है।
जिस हलके में हमारे पास हम देखते हैं कि खला है, सिर्फ वहाँ पर इलेक्टेबल्स को मुकामी तंजीम की मुशावरत के साथ कबूल किया जाता है। मैं और वाज़े कर दूं कि पार्टी लीडरशिप ने और पार्लिमानी बोर्ड ने आज बैठ के यानी आज पहले इजलास से पहले जो चंद असूल तय किए हैं, जिस जगह पे हमारा मुखलस और डेडिकेटेड कुर्बानी देने वाला पार्टी के साथ खड़ा रहने वाला वर्कर मौजूद है और वो इलेक्शन लड़ने और जीतने की सलाहियत रखता है, वहाँ पे पार्टी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। देयर इज़ नो ऑप्शन। अच्छा सर, ये तैयार साहब बताइएगा कि आज दानियाल अजीज को नोटिस जारी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के कई और रहनुमा भी ऐसे हैं जो ऐसे बयान जारी करते हैं, शायद सफान नबाती, जो पार्टी पॉलिसी से मुताबिक नहीं देखते। तो क्या अब ये शोकत नोटिस का सिलसिला समझा जाए कि जारी रहेगा? नहीं, ये कोई सिलसिले वाली बात नहीं है। मामला ये है कि अगर कोई एक चीज़ सामने आती है और पार्टी समझती है कि इसके ऊपर मुतलका रुकन से जिन्होंने ये बात की है उनसे वजाहत तलब करना ज़रूरी है, तो वो वजाहत जो है वो तलब की जाती है। बाकी जो बातें उन्होंने की हैं वो बिल्कुल बेमानी है। एहसन इकबाल साहब ने उनका जवाब दे दिया है। तो ऐसा अगर कोई और रुकन किसी तरफ कोई बयान देता है या बात करता है तो उसका पार्टी जवाब भी दे सकती है और वजाहत भी दे सकती है। राणा साहब, ये कहा जा रहा है कि कुछ हल्के ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ इलाज थोड़ा सा उनका बाकी रह गया और वो हो सकता है कि लंदन वापस चले जाएं। तो इन कौन से हल्के हैं? कुछ हल्के कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये आप ही कह रहे हैं। सर, ये तय कि 16 माह जो है वो नून लीग पीडीएम का हिस्सा रही है, जी हुकूमत की है, तो अब एक दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दे रही है, तो क्या उस वक्त मुफादात के लिए इकट्ठे हुए थे सारे के जो जी उस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट जो है उसके लिए तमाम पार्टीज इकट्ठी हुई थी। पीडीएम कभी भी इलेक्शन इत्तेहाद नहीं था और उस वक्त तमाम पार्टी जो है इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए इकट्ठी हुई और वो बचाया। वो एक कौमी चैलेंज था जिसके लिए सब इकट्ठे हुए थे, एक कौमी चैलेंज